हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हम जो है जो आपका बर्नौली प्रिंसिपल है उसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क से दिया। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं बर्नौली के थ्योरम को। तो हमने बर्नौली के थ्योरम में क्या पढ़ा था? आपने ये देखा था कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर होता है इसका, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। वाटर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी जो पानी है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से बह रहा है। और किस में बह रहा है? एक हॉरिजॉन्टल पाइप में, यानी जो पाइप है वो कुछ इस तरीके का, सीधा पाइप। यानी अगर हम एच की बात करें तो दोनों जगह जो हाइट है वो सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है, या जीरो हम कह सकते हैं। with cross sectional area decreasing from 2 into 10 raised power minus 2 to 0.01 मीटर स्क्वायर मीटर। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, उसमें जो है कमी आ रही है, यानी वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 से 0.01 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी पहले ज्यादा था और फिर क्या हो गया आपका, कम हो गया, ठीक है। एट प्रेशर 4 इंटू 10 रेज़ पावर 4 पास्कल, ठीक है, और प्रेशर कितना है 4 इंटू 10 रेज़ पावर 4 पास्कल। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। तो आपसे ये कहा गया है कि जो छोटा वाला क्रॉस सेक्शन है वहां पर प्रेशर कितना हो, ठीक है। तो आपको स्मॉल वाला जो एरिया है वहां पे जो प्रेशर होगा उसका मान यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है? वाटर की स्पीड दी गई है आपको, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, पहला क्या है A1 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2, और दूसरा क्या है A2 आपका एरिया 0.01 स्क्वायर मीटर, ठीक है। या आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कहा है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर कितना है, सॉरी आपका जो है क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और प्रेशर कितना है, प्रेशर दिया गया है आपको P1 दिया गया है 4 इंटू 10 रेज़ पावर 4 पास्कल। आपको क्या निकालना है, P2 आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख देंगे। अब अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है, कहां से, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हमें क्या पता है, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, A1V1 बराबर A2V2 के होगा। A1 कितना है, A1 कितना दिया गया है 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2, V1 कितना है, V1 है 2 मीटर पर सेकेंड, A2 कितना है 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2, ठीक है, 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2, और V2 कितना है, आप इसे एज इट इज रख देंगे, V2 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 इंटू 2, और ये आपका नीचे आ जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो V2 आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे यहाँ पे जो है V2 की जो वैल्यू आएगी,
ठीक है, वो 4 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करेंगे, उससे आप V2 की वैल्यू निकालें। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। और अगर हम प्रेशर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें दाब निकालना है, तो दाब निकालने के लिए हमें वेलोसिटी की भी आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे हम जो है आपकी बर्नौली थ्योरम का यूज करेंगे, तो वहां पे आपको जो है दाब निकालना है, तो दाब के लिए आपको V की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। अब हम बर्नौली के थ्योरम का उपयोग करें। बर्नौली का थ्योरम क्या कहता है? P प्लस हाफ रोह V स्क्वायर प्लस रोह GH इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही पढ़ा था आपने, ठीक है, यही हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था। ठीक है, क्या आया है आपका? P प्लस हाफ रोह V स्क्वायर प्लस रोह GH इक्वल्स टू नियतांक। तो यही आपका क्या है, बर्नौली का थ्योरम है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये बर्नौली का थ्योरम है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रोह V1 का स्क्वायर प्लस रोह GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रोह V2 का स्क्वायर प्लस रोह GH2। ये आपकी इक्वेशन आ गई है, ऐसी ही आपकी इक्वेशन आई थी। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि पाइप कैसा है, हॉरिजॉन्टल। क्या कहा गया है? पाइप इज हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल होगा तो हम क्या करेंगे, H1 बराबर ले लेंगे H2 बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, H1 H ले लीजिए। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, हम 0 ले लेते हैं, हम H ही ले लेते हैं, दोनों बराबर है। अगर किसी हाइट में ले रहे हैं तो H ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपके दोनों H हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रोह GH क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हाफ रोह V1 का स्क्वायर प्लस रोह GH इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रोह V2 का स्क्वायर प्लस रोह GH। ठीक है, अब इसे आप कैंसिल कर देंगे, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे दोनों। क्या बचा? P1 प्लस हाफ रोह V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रोह V2 का, यहाँ पे आ जाएगा आपका P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रोह V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रोह V1 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ रो को कॉमन ले लेंगे, तो आप लिखेंगे P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। रो का मान होगा आपका 10⁻3 1000, क्योंकि यहाँ पे पानी है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, 10⁻3। ठीक है, आपका यहाँ पे kg पर मीटर क्यूब ये आपका होता है। V2, V1 और V2 आपके पास है। V1 कितना है? V1 है आपका 2। ठीक है, V2 कितना आया है? 4। V1 2 है और V2 क्या है? 4 है। वैल्यू रख देंगे, V1 2 है, V2 है 4। ठीक है, और यहाँ पे आपका P1 की वैल्यू है दे रखी 4 × 10⁻4 पास्कल। 4 × 10⁻4 पास्कल माइनस P2। ठीक है, तो आपको P2 निकालना है, तो P2 बराबर हो जाएगा आपका
4 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 16 माइनस 4। सॉल्व करेंगे इसे। P2 इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 अपॉन 10⁻³ इंटू 12। फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 3 जा 12, तो जाएगा 20 अपॉन 10⁻⁴ माइनस 3 हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 20 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे P2 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। P2 इक्वल्स टू P1 यानी 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस हाफ 10⁻³ इंटू 16 माइनस 4। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस हाफ इंटू 10⁻³ इंटू 12। 12 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस 6 इंटू 10⁻³ से फर्दर लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस 0.6 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.4 इंटू 10⁻⁴ पास्कल, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा, नोट करिए। अब लिखेंगे pressure at the smaller end is 3.4 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम यानी बर्नौली थ्योरम के अनुप्रयोगों के बारे में। बर्नौली थ्योरम के बेहद सारे हमारे जो है रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसके अनुप्रयोग देख सकते हैं। बर्नौली थ्योरम के बेसिस पे ही आपके जो एरोप्लेन है वो मूव करते हैं या उड़ते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब भी आंधी तूफान आती है, कोई घर है उसके ऊपर क्या है, कोई टीन की आपने छत लगा रखी है, तो जब आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, वो छत उड़ जाती है। तो ये भी आपका बर्नौली थ्योरम के बेस पे ही होता है। इसी तरीके से आपका जो बंसन बर्नर होता है, जिसका उपयोग आप केमिस्ट्री लैब में करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वो भी आपका बर्नौली के थ्योरम पर ही कार्य करता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बर्नौली थ्योरम है इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम बात करेंगे लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग, यानी किस तरीके से जो आपके एयरक्राफ्ट के विंग है वो लिफ्ट होती है। ये भी आपके बर्नौली के थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट के विंग की, यानी जो एयरक्राफ्ट का जो आपका पंख होता है या विंग होता है, वो आपका कुछ इस तरीके का होता है, इस आकार का होता है। अब आप क्या जानते हैं कि जो एरोप्लेन है, ठीक है, जो आपका एरोप्लेन है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ गति कर रहा है तेजी से, यानी जो विंड होगी, हवा जो होगी वो पीछे की ओर मूव करेगी, पीछे की ओर गति करेगी तेजी से। अब जब एरोप्लेन आगे की ओर गति कर रहा है तो हवा क्या कर रही है, पीछे की ओर गति कर रही है, पीछे की तरफ मूव कर रही है। अब वो क्या करेगी, वो उसके पंखों से भी गुजरेगी। अब पंखों से गुजरेगी तो आपका जो एयर है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। अब एयर मूव करेगा तो अगर हम यहाँ की बात करें, इस हिस्से की बात करें, जैसे ही आपकी एरोप्लेन आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपके हवा है, एयर है,
वो जो है पीछे की तरफ तेजी से मूव करेगी, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ज्यादा होगी। ठीक है, अब वेलोसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पे क्या होगा आपका जो है, अगर हम बात करें जो आपका एयर का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर है वो आपका कम हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, इसके आकार के कारण। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपके पार्टिकल्स काफी क्लोज हैं और जिस कारण क्या हुआ, एयर की जो वेलोसिटी है, एयर की जो वेलोसिटी है, एयर का जो वेग है, हवा का जो वेग है वो ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नीचे वाले हिस्से की। अब ऊपर क्या हुआ है, आपकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, वेग ज्यादा हो गया। नीचे वाले सिरे में क्या होगा, वेग कम हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा। अब अगर वेग कम हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कैसे कह सकते हैं हम इसे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, बर्नौली का थ्योरम, और बर्नौली के थ्योरम के अकॉर्डिंग P प्लस रो जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम जो है हाइट को कांस्टेंट रखते हैं तो ये आपका एलिमेंट, ये एलिमेंट हट गया। तो अगर हम इसमें देखें, ठीक है, इस इक्वेशन में देखें, हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं और ये पूरा जो एलिमेंट है ये क्या है, कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा जो कम होगा, या अगर हम वेलोसिटी घटा रहे हैं तो इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा जो बढ़ेगा। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी को, वेग को हम कम करते हैं तो क्या होता है, मास आपका कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी तरीके से जब वेलोसिटी कम होती है तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है और वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो प्रेशर आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, आपका यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। अब प्रेशर क्या हुआ, नीचे बढ़ गया, ऊपर कम हुआ। ठीक है, प्रेशर ऊपर क्या हुआ, आपका कम है, नीचे बढ़ा। ठीक है, तो इस कारण क्या हो पाता है, एक जर्क मिल जाता है आपके प्लेन को और आपका जो प्लेन है वो लिफ्ट हो जाता है ऊपर। हमने क्या कहा है कि जो इसके एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, इसके ऊपर की तरफ वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है जिस कारण प्रेशर कम होता है। नीचे की ओर क्या होता है, वेलोसिटी कम होती है, प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब प्रेशर नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है, तो क्या होगा, नीचे से प्रेशर पड़ेगा, दाब पड़ेगा। ठीक है, दाब के कारण क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्स ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स ज्यादा हो गया, बल ज्यादा हो गया। और यहाँ पे क्या है, जो अब बल लग रहा है वो कम है। ठीक है, बल क्या है आपका, कम है। अब बल कम है तो नीचे का बल ज्यादा है तो क्या होगा, नीचे से ज्यादा जर्क लगेगा, ज्यादा पुश होगा एरोप्लेन और आपका लिफ्ट हो जाएगा या ऊपर उड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है आपके बर्नौली के थ्योरम के ऊपर ही कार्य करता है। आपके जो एरोप्लेन हैं वो इसी बेस पर आपके कार्य, आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर कम है। ठीक है, प्रेशर कम है तो फोर्स कम है। नीचे जो है वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है और एक जर्क मिलता है आपके जो है एरोप्लेन को और वो उड़े। ठीक है, लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग, यानी एक एयरक्राफ्ट विंग जो है उसका लिफ्ट। A section of an aircraft wing and the flow line are shown in figure. एयरक्राफ्ट विंग का जो है एक सेक्शन, ये आपका सेक्शन है एयरक्राफ्ट विंग का एक। ठीक है, और इसकी क्या दिखा रखी है आपको यहाँ पे, फ्लो लाइन। ठीक है, द ओरिएंटेशन ऑफ द विंग रिलेटिव टू द फ्लो डायरेक्शन causes फ्लो लाइंस टू क्राउड टुगेदर अबव द विंग। अब क्या होता है कि जो विंग होता है, जो पंख होता है, उसके ऊपर जो हवा होती है, वहां पे जो एयर लाइंस है वो काफी क्राउडेड होती है, काफी पास पास होती है। दिस कॉरेस्पॉन्ड टू इंक्रीज वेलोसिटी, इसके कारण क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। इन दिस रीजन एंड हेंस प्रेशर इज रिड्यूस, और क्या होता है, प्रेशर घट जाता है। बट बिलो द विंग द प्रेशर इज नियरली इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन नीचे की तरफ क्या होता है, जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, यानी ऊपर के कंपैरिजन में नीचे क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया है।
As a result of this, the upward force on the underside of the wing is greater than the downward force. इसलिए जो अपवर्ड फोर्स है जो कि नीचे से हो रहा है वो ज्यादा हो जाता है जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उससे। यानी F1 जो है वो कम होगा, वो नीचे की ओर होगा, और F2 क्या होगा आपका ज्यादा हो जाएगा। F1 कम हो जाएगा और F2 क्या हो जाएगा आपका ज्यादा हो जाएगा। Thus there is net upward force, इसलिए क्या होगा यहाँ पे एक अपवर्ड लिफ्ट या अपवर्ड फोर्स होगा। विमान के पंख को उठाना। विमान के पंख का एक भाग और प्रवाह रेखाएं चित्र में दिखाई गई हैं। प्रवाह की दिशा के सापेक्ष पंख का एक उन्मुखीकरण प्रवाह रेखाओं को पंख के ऊपर एक साथ जमा होने का कारण बनता है। यह इस क्षेत्र में बढ़े हुए वेग के अनुरूप है और इसलिए दबाव कम हो गया, लेकिन पंख के नीचे दबाव वायुमंडलीय दबाव के लगभग बराबर है। इसके परिणाम स्वरूप पंख के नीचे की ओर ऊपर की ओर लगने वाले बल ऊपरी भाग पर नीचे की ओर लगने वाले बल से अधिक होते हैं। इस प्रकार एक शुद्ध ऊपर की ओर बल या लिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं ब्लोइंग ऑफ रूफ की तरफ, यानी छत का उड़ना। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब हवा चलती है, हवा बहुत तेजी से चल रही है, तो उसके कारण क्या होता है, ये जो घर है, घर के ऊपर जो छत है, छत के यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपकी हवा इस तरीके से चल रही है। ठीक है, हवा चल रही है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब अगर हम अंदर की बात करें, यानी इस जो है घर के अंदर की बात करें, वहां पे जो प्रेशर होता है वो पहले के जैसा नॉर्मल रहता है। यहाँ पे कोई भी आपकी हवा ब्लो नहीं कर रही है, सब चीज स्टिल है, रुका हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो घर के अंदर जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है वो अधिक होता है। वहीं घर के ऊपर, ठीक है, छत के ऊपर प्रेशर या दाब कम हो जाता है। अब ये जो हाई प्रेशर होता है, इसके कारण क्या होता है, अंदर से हाई प्रेशर पड़ रहा है तो जो फोर्स है वो ऊपर की ओर लगता है, बल ऊपर की ओर लगता है। बल ऊपर की ओर लगता है तो क्या होता है, आपकी जो ये छत है ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है या लिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे घर के छत के ऊपर प्रेशर जो है, दाब जो है वो कम है, वही घर के अंदर क्या है, अधिक है। और जो अंदर अधिक प्रेशर है तो फोर्स आपका यहाँ पे अंदर की तरफ, अंदर से क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा फोर्स। वही यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कम होगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कम होगा, यहाँ पे आपका ज्यादा होगा। अब इसी कारण क्या होगा, आपकी जो छत है वो उड़ जाएगी। ब्लोइंग ऑफ रूफ ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, द रूफ ऑफ हट और tin roof are blown off without any damage to the other part of the hut. The blowing wind creates low pressure P1 on the top of the roof, and the pressure P2 under the roof is, however, greater than P1. Due to this pressure difference, the roof is lifted and blown off with the wind. छतों का उड़ना। तूफान के दौरान झोपड़ियों की छतें या टिन वाली छतें उड़ जाती हैं और झोपड़ी के अन्य हिस्से को कोई नुकसान नहीं होता है। बहती हवा छत के ऊपर निम्न दाब P1 बनाती है। ठीक है, तो बहती हुई हवा क्या करती है, छत के ऊपर कैसा दाब बनाती है, हल्का दाब, कम दाब, हम P1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि छत के नीचे दाब P2 अधिक होता है। छत के नीचे कैसा होता है दाब, P2 जो कि अधिक होता है किससे, P1 से। इस दाब अंतर के कारण छत हवा के साथ उड़ जाती है। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, छत उड़ जाती है। और ये क्या है, आपका बर्नौली का अगला एप्लीकेशन है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं बंसन बर्नर की। ठीक है, आपने देखा होगा जो बंसन बर्नर होता है इसका उपयोग आप जो है केमिस्ट्री लैब में करते हैं। बंसन बर्नर आपका कुछ इस तरीके का एक बर्नर होता है जो कि एक गैस के पाइप से लगा हुआ होता है या फिट होता है। यानी ये बर्नर है, बर्नर यहाँ से किससे किससे फिटेड है, गैस के पाइप से। यहाँ पे गैस का पाइप लगा है। ठीक है आपका, ठीक है, यहाँ से क्या होती है, आपकी गैस एंटर करती है, अंदर आती है
और वो गैस क्या करती है, धीरे धीरे करके यहाँ से आपके ऊपर जाती है, ठीक है, गैस ऊपर जाती है, ठीक है, काफी तेज वेलोसिटी से। और यहाँ पे क्या होता है, एक नोजल होता है, ठीक है, इस नोजल से बाहर आती है और यहाँ से आपकी जो एयर है वो पास होती है, ठीक है। तो ये भी आपका जो बंसन बर्नर है, ये भी एप्लीकेशन है आपके बर्नौली थ्योरम का। अब देख लेते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। इन बंसन बर्नर द गैस कम आउट ऑफ द नोजल विद हाई वेलोसिटी। क्या होता है कि जो बंसन बर्नर होता है, इसके नोजल से जो है गैस बहुत ही तेजी से बाहर निकलती है। ड्यू टू दिस प्रेशर इन द स्टेम ऑफ द बर्नर डिक्रीज। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, तेजी से आपके बाहर निकल रही है गैस, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, वेलोसिटी या वेग क्या हो गया, बढ़ गया। अब जैसे कि हमने बात की थी आपके बर्नौली के थ्योरम के अनुसार, P प्लस रो हाफ V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, गैस गई अंदर और वो बहुत तेजी से नोजल से बाहर निकली, यानी गैस की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है। गैस की वेलोसिटी बढ़ी, रो आप चेंज नहीं कर सकते, तो क्या चेंज होगा, आपका P आपका चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, आपका P में आएगा बदलाव, ठीक है, P में बदलाव आएगा, यानी प्रेशर में जो है बदलाव आएगा। प्रेशर में बदलाव के कारण क्या होगा, बदलाव के कारण क्या होगा, मतलब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर आपका कम होगा, बदलाव क्या आएगा कि प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर होगा, एयर का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कहाँ पे, स्टेम में, यहाँ पे इस वाले हिस्से में, ठीक है। सो एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रशेस इनटू द बर्नर, और इस कारण क्या होगा, जो बाहर की एयर है वो इधर की तरफ आ जाएगी, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने के लिए। क्योंकि प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, कम हो, क्या हुआ है, बर्नर में जो गैस जा रही है उसकी जो स्पीड है वो तेज है, स्पीड तेज है तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा। जैसे हमने बात करी, प्रेशर कम होगा, स्पीड तेज है और प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब इस प्रेशर यहाँ पे कम हो गया तो क्या होगा, आपकी जो बाहर का प्रेशर है वो ज्यादा है, बाहर जो एयर है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ज्यादा है, बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है। अब क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो बाहर की एयर है, बाहर की जो हवा है वो आपकी अंदर की ओर जाएगी, अंदर की तरफ मूव कर, ठीक है। तो ये भी आपका किसके ऊपर कार्य करता है, बर्नौली के थ्योरम के ऊपर कार्य करता है। बंसन बर्नर में गैस नोजल से उच्च वेग से निकलती है, इससे बर्नर के स्टेम में दाब कम हो जाता है, तो वायुमंडल से हवा बर्नर में चली जाती है, ठीक है। तो ये आपका बंसन बर्नर है, आप इसे ड्रॉ करेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले एप्लीकेशन की ओर। तो अगला एप्लीकेशन है मोशन ऑफ टू पैरेलल बोट्स, यानी दो समानांतर बोटें आगे की ओर मूव कर रही हैं। तो इसके ये भी क्या है, आपके बर्नौली के थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी दो आपकी पैरेलल बोट्स जो है मूव कर रही होती हैं, तो क्या होता है, कई बार आपकी जो बोट्स हैं वो कोलाइड कर जाती है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। When two boats separated by a small row parallel to each other along the same direction, the velocity of water between the boats becomes very large compared to other side. बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो बोट्स हैं और ये दोनों क्या कर रही हैं, पैरेलली मूव कर रही हैं, गति कर। हमारे पास क्या है, दो नाव है, दो बोट्स हैं, दोनों पैरेलली या समानांतर रूप से जो है गति कर रही हैं, मूव कर रही हैं। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो पानी जा रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, ये जा रही है, इनके बीच में क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। तो इनके बीच में जो पानी बहता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है इनके कंपैरिजन में। ये v1 है, 2 v3, तो यानी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी अधिक है किसकी, बोट्स, ये जो दो बोट हैं इनके बीच में जो पानी बह रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर है,
ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पे जो है प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। क्या कहा मैंने, दो बोट है, दो नाव है, दोनों समानांतर चल रही हैं। इन दोनों बोट के बीच से जो पानी बह रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है। अब जैसे कि हमने बर्नौली के थ्योरम में देखा था कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो आपकी प्रेशर कम हो जाएगा, तो इस हिस्से में प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और किनारे पे क्या था, वेग कम था, जिस कारण प्रेशर हो गया ज्यादा। अब किनारे में प्रेशर ज्यादा है, बीच में प्रेशर कम है, तो क्या होगा, आपकी दोनों नाव आपस में कोलाइड कर जाएंगी, ये एक दूसरे के पास आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लगेगा, प्रेशर यहाँ देंगे तो प्रेशर लगेगा, या प्रेशर के कारण क्या होगा, आपका फोर्स यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स कम होगा, तो फोर्स लगेगा तो वो फिर पास पास आएंगी, आपकी जो नाव है पास पास आएंगी। बिकॉज ऑफ दिस द प्रेशर बिटवीन द टू बोट्स गेट रिड्यूस। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, बोट के बीच बीच में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। द हाई प्रेशर ऑन द अदर साइड, आउटर साइड पुशेस द बोट इनवर्ड। तो क्या होगा कि जो बाहर में या बाहर की तरफ जो हाई प्रेशर होगा, जो ज्यादा दाब होगा, वो क्या करेगा, बोट को अंदर की ओर मूव कराएगा, अंदर की ओर गति कराएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द बोट कम क्लोजर एंड मे कोलाइड। और इसके कारण क्या होगा कि जो बोट्स हैं, जो नाव है, वो एक दूसरे के पास आएंगी और ये आपस में टकरा जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बर्नौली के थ्योरम के कारण ही आपकी जो दो समानांतर बोटें हैं वो आपस में टकरा रही। दो समानांतर नावों की गति, जब दो नावें एक ही दिशा में एक दूसरे के समानांतर छोटी या कम दूरी की पंक्ति में से अलग हो जाती है, तो नावों के बीच पानी का वेग बाहरी किनारे की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। इससे दोनों नावों के बीच का दाब कम हो जाता है। बाहरी तरफ का उच्च दाब नावों को अंदर की ओर धकेलता है। इसके परिणाम स्वरूप नावें नजदीक आ जाती हैं और टकरा भी सकती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया समानांतर नावें जब वो मूव करती हैं तो क्या, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, यानी बर्नौली के समीकरण या बर्नौली के प्रमेय की जो है सीमाएं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें बर्नौली थ्योरम की, तो हमने इसमें स्टार्टिंग में एक बात पढ़ी कि जो आपका फ्लूइड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपका नॉन विस्कस होना चाहिए। ठीक है, यानी उसमें विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। और ये देखा गया है कि नॉर्मली जो बाकी फ्लूइड्स होते हैं उसमें ये आपका काम नहीं आता। और नॉन विस्कस फ्लूइड में अगर हम बात करें तो इसमें जो इस तरीके का जो फ्लूइड है वो आपको एकदम से मिलता नहीं है, आइडियली आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरी चीज क्या कही गई कि जब भी हमने ये डिराइव किया तो हमने क्या कहा, यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। किस रूप में, हीट के फॉर्म में, क्योंकि आपके जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस होगा। कैसे फॉर्म में, हीट के फॉर्म में होगा। तो इस चीज को ये क्या करता है, वेरीफाई नहीं करता। Bernoulli equation ideally applies to fluid with zero viscosity or non-viscous fluid. In case of viscous fluid, we need to take into account the work done against viscous drag. तो क्या कहा गया है कि जो बर्नौली का इक्वेशन है वो ऐसे फ्लूइड्स में अप्लाई होते हैं, ऐसे तरलों में अप्लाई होता है जिसकी विस्कोसिटी जो है वो जीरो होती है। अगर हम विस्कस फ्लूइड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, विस्कस ड्रैग होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, घर्षण है, फ्रिक्शन है। तो ये आपका कार्य जब काम किया जाता है तो उस समय इसको ये जो है वेरीफाई नहीं करता। बर्नौली इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड ऑन assumption दैट नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी बर्नौली की जो इक्वेशन है उसके अनुसार हमने क्या अज्यूम किया कि फ्रिक्शन के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, पर ऐसा होता है। बट इन प्रैक्टिस
when fluid flows, some kinetic energy gets converted into heat energy due to work done against the internal forces of friction or viscous force. तो क्या देखा गया है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा होता है, एनर्जी लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी हीट एनर्जी में या फ्रिक्शन में कन्वर्ट होती है, तो इसको भी ये आपका वेरीफाई नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है, Bernoulli's equation is applicable only to incompressible fluid because it does not take into account the elastic energy of fluid. अगर हम बर्नौली की इक्वेशन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्रेसिबल असंपीड्य जो तरल होते हैं उनमें ही ये कार्य करता है, और ये जो आपके इलास्टिक फ्लूइड्स होते हैं उनमें ये आपका कार्य नहीं करता है। Bernoulli equation is applicable only to streamline flow of a fluid and not when the flow is turbulent. यानी क्या कहा गया है कि जो आपका बर्नौली का नियम है ये सिर्फ और सिर्फ यानी धारावाही प्रवाह में ही ये काम करता है, उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर टर्बुलेंट फ्लो हो, ठीक है, विक्षुब्ध प्रवाह है, तो वहां पे ये वाला जो इक्वेशन है वो वैलिड नहीं होता, ये कार्य नहीं करता। Bernoulli's equation does not take into consideration the angular momentum of the fluid, यानी फ्लूइड का, तरल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसे ये कंसीडर नहीं करता है। So it cannot be applied when the fluid flows along a curved path. इसलिए हम इसको तब अप्लाई नहीं कर सकते जब आपका फ्लूइड इस तरीके से कर्व पाथ में मूव करे, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर नहीं करता। बर्नौली के प्रमेय की सीमाएं, घर्षण के कारण द्रव्य कण का वेग ट्यूब के मध्य में सबसे अधिक होता है और ट्यूब की दिशा की ओर धीरे धीरे कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्योंकि तरल वेग के कण सुसंगत नहीं है, तरल के औसत वेग को नियोजित किया जाना चाहिए। तो क्या कहा गया है कि जो घर्षण होता है, ठीक है, आपका जो विस्कस ड्रैग होता है उसके कारण क्या होता है, ये देखा गया है कि एक्चुअल में जो आपका फ्लूइड होता है उसके बीच वाले हिस्से में जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है, वहीं अगर हम किनारे की तरफ जाएं तो कम होती है। तो यहाँ पे हमें जो है औसत लेना चाहिए, पर और हमें यहाँ पे औसत लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम इस चीज को कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट है, इस सूत्र का उपयोग तरल आपूर्ति की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है, लेकिन अशांत या गैर स्थिर प्रवाह में यहाँ अप्रभावी है। यानी जब हम बात करते हैं सूत्र की, इस जो ये आपकी इक्वेशन है इसकी, तो ये सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही कार्य करता है। यानी जब आपका जो फ्लो है, जो लिक्विड है उसका जो प्रवाह है वो कैसा है, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है, एक लाइन में है, सीधा प्रवाह, ठीक है, एक सीधे तरीके से आपका फ्लूइड चलता है। लेकिन अगर टर्बुलेंट है या विक्षुब्ध प्रवाह है उसमें ये प्रभावी नहीं होता है। इस प्रमेय का उपयोग आमतौर पर कम चिपचिपाहट वाले तरल पदार्थों के लिए किया जाता है, यानी इसका जो उपयोग है वो नॉन विस्कस जो फ्लूइड होते हैं उनके लिए ही किया जाता है, ठीक है, और जिसमें आपकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है उसमें इसका जो है उपयोग नहीं किया जाता। बच्चों आज हमने जो है बर्नौली के थ्योरम में के बेस में क्वेश्चन किया, इसके साथ साथ हमने जो है इसकी एप्लीकेशंस पढ़े और इसकी जो सीमाएं हैं यानी लिमिटेशन है उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, इसे रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।